हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आर्म्स एक्ट 1959। तो आर्म्स एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास होता हुआ देखते हैं कि भाई अगर आपको अपने पास गन रखनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या अगर आपको इसमें बिज़नेस करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि रेगुलेशंस होते हैं कि भाई आप बिना लाइसेंस क्यों नहीं रख सकते हो गन। अभी सारी चीज़ें कहाँ से गवर्न होती हैं? ये इसी एक्ट से गवर्न होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको, ये जो एक्ट है इसको असेंट कब मिली थी। ठीक है, तो 23 दिसंबर, ठीक है, 1959 को। उसके बाद ये इनेक्टमेंट में कब आया? ये इनेक्टमेंट में आया है, इफेक्ट में आया है कब से? 1 अक्टूबर 1962। 1962 है और ये 59 है। ये इतना अंतर क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमें टाइम चाहिए था कि हमें काफ़ी सारे रूल्स बनाने थे कि भाई किस प्रकार से इसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हम थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि भाई ये जो आर्म्स एक्ट 59 का है, ये 59 में किस नंबर पे आया था? तो ये आया था 54th नंबर पर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 6 चैप्टर हैं और 46 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी हमने देखी है काफ़ी बेसिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कभी कभी इसमें प्रिलिमिनरी में बन जाते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर को जिसका नाम है प्रिलिमिनरी। ठीक है, अब पहले चैप्टर में हमारा फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। बेसिक सी बात है, सभी जगह यही सेक्शन होता है। हर एक एक्ट में अगर आप फर्स्ट देखने जाओगे तो मेजरली यही होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ें बताते हैं उस एक्ट के बारे में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो एक्ट है इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा द आर्म्स एक्ट 1959। ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। साथ ही साथ ये उस स्टेट पर इन्फोर्समेंट में आएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कई जगह पर स्टेट गवर्नमेंट होती है तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जिस डेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बाय ऑफिशियल गजट निकाल देगा कि भाई इस डेट से ये इन्फोर्समेंट में आ जाएगा, तो उस डेट से वो इन्फोर्समेंट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि भाई इस एक्ट को हम आर्म्स एक्ट 1959 बोलेंगे, तो ये क्या है? ये जब भी इस पर्टिकुलर एक्ट में कोई अपराध होगा या उसके लिए कॉमन रेफरेंस में हम क्या नाम यूज़ करेंगे उसके लिए हम इसका नाम बता देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यही जो नाम होगा वो कोर्ट्स में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में और जो भी कॉन्वर्सेशंस होती है उसमें यही नाम यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1959 जो ईयर है ये कौन सा ईयर है? जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया एक्ट को, ये वो ईयर है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं जहाँ पर एक्सटेंट के बारे में कि भाई कितने पार्ट पर ये अप्लाई होता है। तो ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे 28 स्टेट्स पर और सारे यूटीज़ पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी जो स्टेट है वो एक्सेप्शन नहीं है इसका। वहीं पर एक सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट ने बनाया है इसको। और फिर आता है थर्ड पार्ट जिसमें कहते हैं कि अगर ये इन्फोर्समेंट में आएगा तो तब से आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके अपॉइंट कर देगा। ठीक है, अब जो डेट वहाँ पर बताई जाती है वहाँ से ये एक्टिव हो जाता है और इन्फोर्समेंट में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है बाय द ऑफिशियल गजट, जो नोटिफिकेशन में निकाल देता है कि भाई इस ईयर से ये ऐसे ऐसे इफेक्ट में आने वाला है। उसका पासिंग ईयर है 1959। इसके बाद जब हमने डेट देखी थी कि ये जो इन्फोर्समेंट में आया था 1 अक्टूबर 1962 से आया था। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में निकाल करके बताया गया था। अब बात होती है कि ये जो 3 ईयर का गैप है क्यों है? 1959 में जब ये आ चुका था, 1969 में क्यों, सॉरी 62 में क्यों ये अप्लाई हो रहा है, इफेक्ट में आ रहा है? तो देखो, ये जो गैप लिया गया है ये हमने रूल्स बनाने के लिए लिया है। जो भी लाइसेंसिंग ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन किया है और जो भी चीज़ें उसके लिए सेटअप होनी थी उनका वो सिस्टम तैयार किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, और सारी डेफिनेशंस हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो है एक्विजिशन की। एक्विजिशन का मतलब क्या है? सो ये पूरी वो डेफिनेशन है जो डायरेक्ट में आपके दी हुई है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। सो इन बेसिक लैंग्वेज अगर हम देखना चाहें तो एक्विजिशन का मतलब आपने कोई चीज़ एक्वायर करी है। ठीक है, तो किसी चीज़ का पोजेशन प्राप्त करना जो कि आर्म या एमिनिशन है। ठीक है, तो उस चीज़ का जब पोजेशन आप प्राप्त कर रहे हो
तो किसी भी प्रकार के ग्रामेटिकल वेरिएशन के साथ अगर उसको यूज़ किया जाता है या कॉग्निटिव एक्सप्रेशन के साथ उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें हम हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट को भी शामिल कर रहे हैं, इन चीज़ों को क्या कहा जाता है कि आपने उसे एक्वायर किया है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का पोजेशन प्राप्त करना जो कि एक आम हो सकते हैं या फिर एमिनेशन हो सकता है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्विजिशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपने उसको बाय किया है, तो नॉट जस्ट बाइंग, इसमें किसी भी प्रकार से आपने उसको प्राप्त किया है, उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसमें 3 वेज को इंक्लूड किया हुआ है। हायरिंग मतलब किसी भी तरीके से टेम्परेरी यूज़ के लिए, ठीक है, आपने क्या किया है, उसको पैसा दे करके, पैसा आपने वहाँ पर दिया है और पैसा दे करके उसको टेम्परेरी यूज़ के लिए उसको लिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने उसको हायर किया है। वहीं पर बोरिंग मतलब किसी से उधार लेना, किसी से ऐसे ही ले लेना। तो अगर किसी से आपने ली है तो वो भी इसमें एक्विजिशन में आ रही है। वहीं पर अगर किसी से आपने एज अ गिफ्ट ली है तो ये भी आपके एक्विजिशन में है। ठीक है, कैसे, किसी से आपने फ्रीली मतलब किसी बिना पेमेंट के, अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है, गिफ्ट में आई है, तो वो भी आपका एक्विजिशन है। और जो हमने ऊपर बोरोइंग देखा था वहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है बाइंग को भी, मतलब नेचुरली आपने अगर उसको ख़रीदा है और अगर उसका पोजेशन लिया है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस चीज़ को क्यों इंक्लूड किया गया कि केवल बाइंग को ना इंक्लूड करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से इसको एक्वायर कर रहे हो उसके लिए भी आपको वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और लाइसेंस की ज़रूरत से आप ना बच सकें उस चीज़ के लिए इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे जो एक राजेश है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, राजेश हैं, वो अपने फ्रेंड से जो उनकी गन है वो लेते हैं, किसके लिए, हंटिंग के लिए, बोरो करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्विजिशन है जो उन्होंने प्राप्त किया है, इसके लिए भी उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, भले ही उन्होंने उसको खरीदा नहीं है फिर भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है एमिनेशन की। एमिनेशन में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एमिनेशन मीन्स एमिनेशन फॉर अ फायर आर्म एंड इंक्लूड्स, देखो एमिनेशन का मतलब क्या है, एमिनेशन का मतलब ये है किसी भी फायर आर्म के लिए वो एमिनेशन जिसमें हमने इंक्लूड किया है रॉकेट को, बॉम्ब को, ग्रेनेड्स को, शेल्स को और अदर मिसाइल्स को। ठीक है, और वो आर्टिकल जिनको डिज़ाइन किया गया है टॉर्पेडो सर्विस के लिए और सबमरीन माइनिंग के लिए, ये समुद्र में होता है। ठीक है, तो सबमरीन माइनिंग मतलब समुद्र से अगर हमें कुछ निकालना है तो वहाँ पर हमें जो भी विस्फोट करने पड़ते हैं उनके लिए। और टॉर्पेडो सर्विस मतलब वही जो समुद्र में कुछ प्रकार की सर्विसेज चलती हैं जिनके थ्रू हमें काफ़ी सारे एम्यूनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। और उन आर्टिकल्स को भी, उन चीज़ों को भी जिनको डिज़ाइन किया गया है, जिनको बनाया गया है फॉर द एक्सप्लोजिव यूज़, फ्लेमिनेटिंग और फिक्शनेबल मटेरियल और नॉक्शियस लिक्विड एंड गैस के लिए। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें कोई ऐसी चीज़ कंटेन कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्सप्लोजिव हो सकती है, जिससे कोई ब्लास्ट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर जिससे आग लग सकती है, या फिर जो ऐसा मटेरियल है जो कि नॉक्शियस गैस या लिक्विड बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या होंगी, एमिनेशन के अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात होती है चार्ज फॉर फायर आर्म। चार्ज फॉर फायर आर्म का मतलब क्या है, अगर आपको बंदूक चलानी है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है बुलेट की, और बुलेट में क्या लगता है, बुलेट में लगता है आपका बारूद। तो बारूद एक चार्ज का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर उसकी कोई एक्सेसरी है उस चार्ज को यूज़ करने की तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। वहीं पर फ्यूजेस होते हैं, फ्रिक्शन ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं, इनको भी इसी चीज़ में इंक्लूड किया गया है। और कोई भी मशीनरी या फिर उसका कोई पार्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है उस एमिनेशन के, उसको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी वाइड डेफिनेशन है जिसको हमें याद रखना है। उसी प्रकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मटेरियल को, किसी इंग्रेडिएंट को स्पेसिफाई कर दे तो वो भी वहाँ पर एम्यूनेशन में आ जाएगा। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि आर्म की डेफिनेशन है। ठीक है, कहाँ है, सी में। तो यहाँ पर कहा जाता है आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स फॉर एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड एंड अडेप्टेड एज अ वेपन फॉर द ऑफेंस और डिफेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको हमने इस प्रकार से बनाया है, इस डिस्क्रिप्शन का बनाया है कि जिससे हम कोई ऑफेंस भी कर सकते हैं और कोई डिफेंस, अपना जो डिफेंस है उसको भी कर सकते हैं, मतलब खुद को बचा भी सकते हैं, जिसमें हमने इंक्लूड किया है फायर आर्म्स को। ठीक है, शार्प एज वेपन्स को, डेडली वेपन्स को, इन सभी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, या फिर उनका कोई पार्ट है उसको भी, और अगर कोई मशीनरी में लग रहा है तो उसको भी।
अभी हमने ये तो देख लिया क्या इंक्लूड किया गया है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं किया हुआ ये भी देखना है। तो जो लाठी होती है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती है केवल, उसको यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया है। वो वेपन आपका नहीं होता है, वो आर्म आपका नहीं होता है। और ऑर्डिनरी वॉकिंग जो स्टिक्स होती हैं, जो बूढ़े पुराने लोग यूज़ करते हैं चलने के लिए, सहारा लेने के लिए, उसको भी यहाँ पर एज अ वेपन, एज अ आर्म इंक्लूड नहीं किया है। और अगर कोई टॉय वेपन है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसको भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा वेपन है जो कि वेपन जैसा काम ही नहीं कर सकता है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक स्वॉर्ड है, ठीक है, वो एक आर्म हो सकती है क्योंकि उसे डिज़ाइन ही ऐसा वेपन किया गया है। लेकिन एक वॉकिंग स्टिक है, चलने के लिए यूज़ होती है, वो एक आर्म नहीं हो सकती क्योंकि उसको डिज़ाइन सहारा लेने के लिए किया गया है। जब आप चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए किया हुआ है। ठीक है। सेम स्टिक है, ठीक है, उसको एज अ वेपन भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे जो बनाने का पर्पस था वो उसका वॉकिंग के लिए था, तो यहाँ पर उसको आर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो डिज़ाइन किया गया था वो एज अ वेपन नहीं किया गया था, चाहे भले ही उसको एज अ वेपन यूज़ किया हुआ हो। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन डी, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। तो देखो, किसी भी एरिया से रिलेटेड अगर किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया गया है, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसमें कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जिसको हमने एज अ मजिस्ट्रेट के पावर दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आ जाएगा इस एक्ट के लिए। ओके। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हमें याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि इस एक्ट में हमने मेजरली बात करी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये याद रखना है आपको कि कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई है, तो यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लो, वो भी कम ही है। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन ई, जिसमें हम फायर आर्म की बात करते हैं। अब फायर आर्म का मतलब कोई भी ऐसा आर्म, कोई भी इस प्रकार का आर्म जिसको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है या फिर ऐसे उसको अडेप्ट कर लिया गया है कि उससे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को और प्रोजेक्टाइल्स को। ठीक है, किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजिव के लिए और किसी भी प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी से, जिसमें, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेसली हमने इंक्लूड करी हैं। वो क्या है? आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड, रॉयट पिस्टल्स, वेपन फॉर डिस्चार्जिंग नॉक्शियस लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। आर्टिलरी जो वॉर्स होती हैं वहाँ पर हमें मिसाइल्स को छोड़ने के लिए जिनको यूज़ करते हैं वो होती है। हैंड ग्रेनेड आप जानते ही होंगे, राइट पिस्टल्स और वेपन जिनसे हम लिक्विड गैस या फिर ऐसी नॉक्शियस गैस या फिर लिक्विड स्प्रे करते हैं, जिनसे हमें मदद मिलती है कि अगर कहीं रॉइट्स हो रहे हैं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनको हम डिस्पर्स कर सकें लोगों को। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सुना होगा। इन चीज़ों को हमने फायर आर्म की श्रेणी में रखा हुआ है। ओके। अब इस चीज़ से पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखो, ये एक जो सर्कल है ये क्या है? आर्म्स। आर्म्स इतने प्रकार के होते हैं, वहीं पे इसके अंदर जो सर्कल है वो है फायर आर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक फायर आर्म होता है, लेकिन हर एक आर्म, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, हर एक आर्म जो होता है वो फायर आर्म होता है, लेकिन हर एक फायर आर्म नहीं हो सकता। ओके। अब आगे हम डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली कि इनको फायर आर्म कहा गया है, वहीं पर वो एक्सेसरीज जिनको हम नॉइज़ को, फ्लैश को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, एज अ साइलेंसर जो गन में लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें फायर आर्म में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई मशीनरी का जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है, उस फायर आर्म के, उसका अगर कोई पार्ट है या उसकी कोई मशीनरी है, तो वो भी इसी में आ जाएगी। साथ में कैरियज और प्लेटफॉर्म्स जिनके द्वारा हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, माउंट करते हैं आर्टिलरी को, वो भी इसी में आ जाती है। ठीक है। अब बात क्या है, इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। अब क्या-क्या हैं ये? देखो, एक तो है मेन फायर आर्म जिसमें हम आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड, रॉयट पिस्टल्स और गैस वेपन्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आती है एक्सेसरीज़ की बात, जिसमें हम साइलेंसर को यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम नॉइज़ या फ्लैश को कम करते हैं। इसके बाद बात आती है पार्ट्स और मशीनरीज़ की, जो कि गन के पार्ट्स हो सकते हैं, मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं जिनसे हम गन बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद माउंटिंग गियर्स हो सकते हैं जिनसे हम उनको इधर से उधर ले जाते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म्स बनते हैं आर्टिलरी के लिए, या फिर कैरियर बनते हैं, तो वो सभी चीज़। तो ये 4 कैटेगरीज़ में इसको हमने इंक्लूड कर दिया।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है आर्म्स में। आर्म्स सारे के सारे वेपन्स को हम यहाँ पर आर्म्स बोल रहे हैं, ठीक है। फायर आर्म थोड़ा सा लिमिटेड है, ओनली गन्स जिनसे डिस्चार्ज करते हैं हम प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि पिस्टॉल है जिसे जिसे हम फायर आर्म बोलते हैं, जिससे बुलेट और गन पाउडर जिसको यूज़ करके हम डिस्चार्ज करते हैं बुलेट को, ठीक है। स्वॉर्ड ये फायर आर्म नहीं है, ये केवल एक आर्म है, ठीक है। साइलेंसर यहाँ पर फायर आर्म की एक्सेसरी है, इसलिए फायर आर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है EA, जिसमें हम लाइसेंस को बोलते हैं। लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस का मतलब वो लाइसेंस जो इशू होता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें जो रूल दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक जो लाइसेंस है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ओके। तो जो फिजिकल लाइसेंस है वो पेपर बुक पर होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस है वो डिजिटल लाइसेंस होता है, PDF या ऐप में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है। जो F है उसमें बताया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स वो ऑफिसर्स या वो अथॉरिटी जिनको एम्पावर किया गया है, जिनको ये पावर्स दी हुई हैं कि भाई वो ग्रांट कर सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं लाइसेंस को इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में या फिर इनके रूल्स के अंडर में, जिसमें हमने गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये लाइसेंस देते हैं, रिन्यू करते हैं, कैंसिल करते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी बताते हैं कंडीशन लगा करके, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है FF, जिसमें हम मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जब भी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जिस तरीके से बात करी गई उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें इसका मतलब हम कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं समझेंगे, हमेशा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो CRPC में उसका मतलब है सेम टू सेम वही। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब की, जो G में है। प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स के द्वारा जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं वही, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट डेफिनेशन H, जिसमें हम प्रोहिबिटेड एमिनेशन की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिटेड एमिनेशन में वो चीज़ें कंटेन करी गई हैं जिसको कंटेन करा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें नॉक्शियस लिक्विड गैस और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, सेल्स, मिसाइल और आर्टिकल्स फॉर टॉर्पेडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स को और वो आर्टिकल्स को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता देगी, उनको हम यहाँ पर क्या मानेंगे? प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। इसका मतलब क्या है? देखिए ये क्या है, ये स्पेशली वो डेंजरस एम्यूनिशंस हैं जिनको हम जनरल पब्लिक के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको प्रोहिबिट कर रखा है, ठीक है। इनको लाइसेंस के थ्रू भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, ओके। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? नॉक्शियस एम्यूनिशन। अब इसमें हम पॉइजनस गैस और लिक्विड को इंक्लूड करते हैं। क्या ये हर व्यक्ति ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। वहीं पे एक्सप्लोसिव, अब इसमें रॉकेट हो गए, बॉम्ब हो गए, क्या ये हर व्यक्ति अफोर्ड कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड हैं, ओके। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री वाली चीज़ें, टॉर्पेडो आर्टिकल्स हो गए, सबमरीन माइनिंग के हो गए, क्या ये हर व्यक्ति कर पा रहा है? नहीं। तो और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, तो उनको भी हम अब प्रोहिबिटेड मानने लगेंगे। इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन I, जिसमें हम प्रोहिबिटेड आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें वो चीज़ें हैं, वो फायर आर्म्स आ जाते हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है मिसाइल्स को कंटिन्यू करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, जब तक कि ट्रिगर पे आपका हाथ है, मतलब कंटिन्यू फायर होने वाले जो आर्म्स होते हैं उनको, ठीक है। तो उनको आप जनरल पब्लिक को नहीं देते हो। और वो फायर आर्म जिन पर अगर प्रेशर आप रिमूव नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक गन जो है वो चलती ही रहेगी। और वो वेपन्स जिससे नॉक्शियस लिक्विड या गैस आप डिस्चार्ज करते हो, उनको भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड आर्म्स में डाला गया है। अब इसमें इंक्लूड क्या किया गया है? वो आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म्स, और वो सारे फायर आर्म्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी। अब इसका मतलब क्या था? ये सारे के सारे डेंजरस हैं एक तो, ठीक है, जनरल पब्लिक के अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। अब इसमें ऑटोमेटिक फायर आर्म कौन से हैं? जिनसे अगर हम प्रेशर रिमूव नहीं कर रहे हैं तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। मशीन गन हो सकती है, असॉल्ट राइफल हो सकती है, जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होती हैं चीज़ें इससे, ठीक है, जब तक आप ट्रिगर को रिलूज़ नहीं करोगे। इसके बाद वो सारी लिक्विड और गैस जो नॉक्शियस हैं, पॉइजनस हैं, ठीक है, जो अगर डिस्चार्ज होती हैं तो ये सब के लिए सही नहीं होगा, तो इनको भी प्रोहिबिटेड रखा गया है। फिर मिलिट्री वेपन में आर्टिलरी हो जाती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक गन्स, ये सारी हैवी मिलिट्री जो फायर आर्म्स हैं ये आ सकती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, AK-47 जो है वो एक ऑटोमेटिक फायर आर्म है, ठीक है।
ये प्रोहिबिट होता है जनरल पब्लिक के लिए। वहीं पर जो ऑर्डिनरी पिस्तौल है जिससे केवल एक शूट हो सकता है वो नॉर्मल है, उसको हम लाइसेंस के थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है पब्लिक सर्वेंट की। तो जे में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, वही होगा जो सेक्शन 21 में आईपीसी में बताया गया है। ओके, इसके बाद आती है बात किसकी, पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं। ये भी पूरी की पूरी जो 21 है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप वो ले लेना स्क्रीनशॉट और देख लेना। ओके, अब क्या है कि पब्लिक सर्वेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनको स्पेसिफिक ड्यूटीज़ दी हुई हैं और वहाँ पर उनके डिफरेंट ऑफेंसेस हैं अगर पब्लिक सर्वेंट इसमें इन्वॉल्व होता है तो। इसके बाद आती है लास्ट डेफिनेशन जो है कि जिसमें ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो इसके ग्रामेटिकल वेरिएशंस मतलब अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाए, लेकिन इनका सेंस क्या निकले, सेंस इसके एक्सप्रेशन का ये निकले कि भाई आप इसको क्या कर रहे हो, हायर करने के लिए दे रहे हो। हायरिंग हमने एक्विजिशन देखा ना, एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, हायर पे लेना। तो अगर जो भी व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है इसको हायर पे दे रहा है तो उसको भी इसमें डाला गया है। किसी को उधार देना, किसी को दे देना और उससे पोजेशन से पार्ट अवे कर लेना, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र में आ जाती हैं। आपने ट्रांसफ़र किया उसे। इसके बाद है सबसेक्शन 2, इसमें हम बात करते हैं बैरल लेंथ के बारे में। तो इस एक्ट के लिए जब हम बैरल की लेंथ जो फायर आर्म है उसके बैरल की जिससे जो नली होती है ना जिसके थ्रू फायर रोकी जाता है उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो मजल पॉइंट होता है उससे लेकर के जहाँ से डिस्चार्ज होता है एक्सप्लोजन वहाँ तक की लेंथ को हम देखेंगे, वो होगा आपका इसका लेंथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पिस्तौल का होता है शॉर्ट बैरल क्योंकि डिफरेंट इसके लिए रूल्स हैं, और राइफल का होता है लॉन्ग। राइफल क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 2(3) सबसेक्शन 3 रेफरेंस टू द लॉज नॉट इन फोर्स। वो सारे लॉज जो कि अभी इन्फोर्समेंट में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनका यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं उनको रेफर किया गया है, तो जो भी कॉरेस्पेंडिंग लॉ होंगे उसके उस पर्टिकुलर एरिया में उसको हम यूज़ कर लेंगे। अब हमने लॉ के बारे में तो देख लिया, लेकिन वहीं पर अगर ये सेम चीज़ किसी ऑफिसर के बारे में या डिफरेंट डेजिग्नेशंस के बारे में यूज़ हो तो वो सेम अथॉरिटी या फिर डेफिनेशन जो डेजिग्नेशन होती है उसको हम सेम वही मानेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर स्पेसिफाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम किसी अदर को नहीं मानेंगे। ठीक है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 इसमें जनरल रूल इसलिए लिखा है कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस हमें एक्विजिशन के लिए और पोजेशन के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक जनरल रूल बना रखा है, उसके बारे में ये सेक्शन। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं करेगा और अपने पोजीशन में नहीं रखेगा, ना ही कैरी करेगा किसी फायर आर्म को या फिर एम्यूनिशन को, जब तक वो होल्ड नहीं करता एक लाइसेंस को उसको कैरी करने के लिए, उसको पोजीशन में रखने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 3 जो एक्शंस हैं वो रिक्वायर्ड माने गए हैं। क्या, देखो, एक्वायर करने के लिए, अपने पास पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है, और उसको कैरी करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए एक्वायर करना मतलब किसी भी तरीके से प्राप्त करना फायर आर्म को, एम्यूनिशन को, और पोजीशन में रखना मतलब अपने पास रखना। ठीक है, अपने घर पर, अपने कहीं भी किसी भी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन चीज़ों में अगर आप इनमें से कोई भी, इन तीनों एक्शंस में से कोई भी एक चीज़ कर रहे हो तो आपके लिए लाइसेंस जो है मैंडेटरी है यहाँ पर। ओके, ये रूल है यहाँ पर। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो प्रोवाइजो में दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि केवल तभी आप विदाउट लाइसेंस को कैरी कर सकते हो जब जो व्यक्ति है, जो लाइसेंस होल्डर है, जिसकी वो गन है, वो रिपेयर के लिए लेकर के जाता है, और जो लाइसेंस होल्डर है उसके रिटर्न अथॉरिटी में उसने दी हुई है आपको। ठीक है, और या फिर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर द यूज़ बाय द लाइसेंस होल्डर। अगर खुद ओनर यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। गन स्मिथ है, मतलब गन सही करने वाला है, वो रिपेयर करता है उसको, वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, अगर वो होल्डर की, जो लाइसेंस होल्डर है उसके प्रेजेंस में कर रहा है। ठीक है, वहीं पर जो एजेंट है वो कैरी कर रहा है गन को, ठीक है, कहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके रिन्यूअल के लिए, किसके, लाइसेंस के। तो यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सबसेक्शन 2 जिसमें बात की जाती है मैक्सिमम फायर आर्म्स जो अलाउड है उसके बारे में। तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं करेगा, अपने पोजीशन में नहीं रखेगा और कैरी नहीं करेगा किसी भी टाइम पर मोर देन 2 फायर आर्म्स। तो जो लिमिट है वो केवल 2 फायर आर्म्स तक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम फायर आर्म्स आप रख सकते हो वो 2 हैं केवल। ठीक है, पर पर्सन आप केवल एक टाइम पर 2 फायर आर्म्स रख सकते हो। अब
इसका मतलब क्या है, मतलब फायर आर्म्स में आप गन, पिस्टल, राइफल, इन सभी चीज़ों में से, ठीक है, इनमें से कोई भी एक रख सकते हो। अब इसका मतलब एम्यूनेशन से नहीं है। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, प्रोविज़ो हैं। तो 1983 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास 3 फायर आर्म हैं, ठीक है, या फिर 1983 के पहले, तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर 3 फायर आर्म थे तो वो तीनों को रख सकता था, और अगर 3 के अलावा और ज़्यादा थे तो उनको उसको डिपॉज़िट करना पड़ता था बाकियों को, ठीक है। अब ये कब था रूल? 1983 के पहले। अब उसके बाद क्या हुआ? 1983 में इसकी लिमिट कर दिया गया कि आप 3 तक रख सकते हो। इसके बाद 2019 में आता है सेकंड टाइम पर इसमें अमेंडमेंट। वहाँ पर कहा जाता है कि अगर 2 से ज़्यादा किसी के पास फायर आर्म्स हैं तो 19 के बाद आप क्या करोगे, केवल 2 रखोगे और बाकी रेस्ट डिपॉजिट कर दोगे विदिन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जो करंट में लिमिट चल रही है वो है 2 फायर आर्म्स की। अब ये जो 2 फायर आर्म्स की लिमिट है, ये केवल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये जो लिमिट है वो इनहेरिटेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है और हेयरलूम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब बात आती है कि ये जो एक्सेसिव फायर आर्म्स हैं इनको कहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा। अगर 3 या 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स होते तो उनको कहाँ डिपॉजिट किया जाएगा। देखो, पहला आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हो, दूसरा आप लाइसेंस डीलर को दे सकते हो, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन में कैसे करोगे, जो ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का उसको दे आओगे। अगर लाइसेंस डीलर के पास जा रहे हो तो जो कंडीशंस हैं सेक्शन 21 में, सब सेक्शन 1 में, उनको फॉलो करते हुए आपको जाना है। वहीं पर अगर आप यूनिट आर्मरी से बिलोंग करते हो, वहाँ पर कभी मेंबर रहे हो, तो वहाँ पर भी जा सकते हो। अब इसके लिए कुछ टाइम लिमिट्स हैं। टाइम लिमिट्स क्या है? 1983 में बोला गया कि आपको 3+ फायर आर्म्स अगर हैं तो वो आप 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको 3 से ज़्यादा को डिपॉजिट करवा देना। वहीं पर 19 में बोला गया कि 2 से ज़्यादा हैं, 2+ में है तो 1 साल के अंदर आप करवा सकते हो। जैसे 1 साल खत्म होगा तो 90 डेज़ में आपका जो लाइसेंस है वो डे लाइसेंस हो जाएगा, आपका लाइसेंस खत्म हो जाएगा एक, ठीक है। तो आफ्टर 90 डेज़, 1 साल का पीरियड खत्म होते ही 90 डेज़ के बाद वो डी लाइसेंस्ड हो जाएगा और वो जो गन होगी वो लीगल नहीं रह जाएगी फिर। इसके बाद आती है सबसेक्शन 3 की बारी। इसमें कहा जाता है कि भई ये जो 2 फायर आर्म्स के जो लिमिट है इसका एक्सेप्शन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। सबसेक्शन 2 में कोई भी चीज़ें जो दी गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी उनके ऊपर जो डील करते हैं फायर आर्म्स में। उनका बेचने खरीदने का बिज़नेस है, ठीक है? और उन मेंबर्स के ऊपर जिनका कोई राइफ़ल क्लब है या राइफ़ल एसोसिएशन है, उनके पास मल्टीपल ऐसी बंदूकें हैं जिनसे लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी राइफ़ल्स हैं? 22 बोर की राइफ़ल्स, और जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो कंडीशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को अप्लाई करने के लिए। अब बात होती है ये जो 2 लाइसेंस वाली लिमिट है, 2 फायर आर्म वाली जो लिमिट है, ये किस-किस के ऊपर अप्लाई नहीं होती, किसको इसमें एग्ज़म्पशन मिला हुआ है। तो जो फायर आर्म डीलर्स हैं, ठीक है? और जो राइफ़ल क्लब मेंबर्स हैं, इनको इसमें एक्सेप्शन मिला हुआ। अब बात आती है, एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस वाला। देखो, इसमें हमने देखा कि जो राजेश है, वो इनहेरिट करता है फ़ादर की 5 गन्स को। उसके फ़ादर के पास 5 गन्स थी, तो उनको, ठीक है? अब यहाँ पर कोई भी 2 की लिमिट नहीं है। ये थर्ड प्रोविज़ो था, वो सारी की सारी बंदूकों को रख सकता है। बात की जाती है, ये जो हमने एग्ज़ाम्पल देखा, ये एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस में इसी प्रकार से अप्लाई होगा जैसे जनरल में होता है, क्योंकि ये जो हमने ये वाला एग्ज़ाम्पल देखा है, ये जनरल रूल वाला है। लेकिन अब लिमिट क्या है इसकी? अब लिमिट ये है कि आप केवल 2 ही रख सकते हो, भले ही आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो एक्सेप्शन है, ये इस पर अप्लाई नहीं होता है। आप केवल 2 रख सकते हो। अगर आपको इनहेरिटेंस में 2 से ज़्यादा मिल रही है, तो आपको वो जमा करनी पड़ेगी। ये इस पर भी अप्लाई होगा। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, वो है सेक्शन 4। इसमें बात की जाती है लाइसेंस फॉर द आर्म्स नॉट फायर आर्म्स इन द स्पेशल एरियाज़। तो इसमें कुछ स्पेशल एरियाज़ के बारे में बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो अगर उसका ओपिनियन बनता है, उसका ऐसा थॉट आता है कि भई कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रिवेल करते हैं कि यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है कि किसी भी पर्टिकुलर आर्म के एक्विजिशन के लिए, पोज़ेशन के लिए और उसको कैरी करने के लिए हम डायरेक्ट करें कि भई इस पर्टिकुलर एरिया में इस आर्म को अगर आपको कैरी करना है तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कहा जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये बात की जा रही है अदर देन फायर आर्म्स के बारे में। फायर आर्म्स को अगर आपको कैरी करना है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत है ही है। हम नॉर्मल आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फायर आर्म्स नहीं है,
ओके। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चाकू, छुरी, तलवार इस प्रकार के आर्म्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में बता देंगे कि भाई इन इन फायर आर्म्स को अगर आपको आगे रखना है तो आपको इसमें अक्वायर करना पड़ेगा क्या, लाइसेंस। सो इसको हम अगर अच्छे समझना चाहें, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन बना है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, वो इशू करता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जो नॉन फायर आर्म्स हैं उनके लिए लाइसेंस की अब जरूरत पड़ेगी। ओके। अब पर्सन क्या करेगा, अक्वायर करने के लिए उसको लाइसेंस लेगा और तभी वो अक्वायर कर सकता है, कैरी कर सकता है, पोजीशन में रख सकता है, और कोई भी पर्सन लाइसेंस के बिना नहीं कर सकता है। ओके। तो ये था हमारा सेक्शन 4।